मैं पंकज कुमार, लॉ दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 के बारे में। धारा 4 उपधारणा से संबंधित है। उपधारणा को परिकल्पना भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिजम्पशन। इस लेक्चर में उपधारणा के बारे में सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। उसके बाद उपधारणा के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए ये कोई केस है ए बनाम बी। इस मामले में जो ए है, ए न्यायालय से कहता है, ए न्यायालय से यह कहता है कि बी ने ए के सामान की चोरी की है, अतः बी को चोरी के लिए दंडित किया जाए। यानी कि जो ए है, ए यह तथ्य प्रख्यात करता है कि बी ने चोरी की है। और इस तथ्य के आधार पर न्यायालय से यह जजमेंट चाहता है कि न्यायालय बी को चोरी के लिए दंडित करे। तो न्यायालय ए से यह कहेगा कि मिस्टर ए, पहले आप अपने तथ्य को साबित करो कि बी ने चोरी की है। न्यायालय ए से कहेगा कि आप बी पर यह एलिगेशन लगा रहे हो कि बी ने चोरी की है, पहले आप अपने तथ्य को साबित तो करो। हम कैसे मान लें कि बी ने चोरी की है? जब तक आप अपने तथ्य को साबित नहीं करोगे, तब तक हम आपके तथ्य पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? आपके तथ्य का एग्जिस्टेंस है, हम कैसे मान सकते हैं? साबित करो। यानी कि जो सबूत का भार, यानी कि जो साबित करने का जो भार है, मतलब वर्डन ऑफ प्रूफ, वो किस पर है? ए पर होगा। ए को अपने तथ्य को साबित करना होगा कि बी ने चोरी की है। ठीक, सामान्य नियम यही है। सामान्य नियम यह है कि जो पक्षकार किसी तथ्य को प्रख्यात करता है और उस तथ्य के आधार पर न्यायालय से जजमेंट चाहता है, तो उसे पहले अपने उस तथ्य को साबित करना होगा। यानी कि सबूत का भार उसी व्यक्ति पर होगा, वरना न्यायालय कैसे मानेगा कि आपके तथ्य का एग्जिस्टेंस है? भी आप कह रहे हो कि बी ने चोरी की है, साबित करो। न्यायालय कैसे मान लेगा कि आपका तथ्य सही है? प्रत्येक तथ्य जिसके आधार पर कार्रवाई का एक पक्षकार जजमेंट चाहता है, तो उसे उस तथ्य को साबित करना होगा। ए चाहता है कि बी को चोरी के लिए दंडित किया जाए, तो बस साबित करो कि बी ने चोरी की है। किसी मामले का जजमेंट करते समय कोई भी न्यायालय किसी तथ्य पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक उस तथ्य को साबित ना कर दिया जाए। ए एलिगेशन लगा रहा है कि बी ने चोरी की है, साबित करने का भार ए पर होगा। अपने तथ्य को साबित करो, तभी तो न्यायालय मानेगा कि आपके तथ्य का एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो ये सामान्य नियम है। लेकिन पता है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इस तथ्य की आप परिकल्पना कर लो। इस तथ्य की आप परिकल्पना अर्थात उपधारणा कर लो। तो न्यायालय ये कहेगा कि उपधारणा हम नहीं कर सकते। हम विधि के न्यायालय हैं, हम न्याय के न्यायालय हैं, हम साक्ष्य सामग्री पर चलते हैं। हम परिकल्पना या उपधारणा या अनुमान पर नहीं चलते। समझे? आपको यह तथ्य साबित करना ही होगा। ये सामान्य नियम है। लेकिन हाँ, इसका एक अपवाद भी है। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट खुद कह रहा है कि न्यायालय
इस विशेष मामले में इस तथ्य की उपधारणा कर सकता है तो वो एक अपवाद होगा। उस स्थिति में उपधारणा न्यायालय कर सकता है। लेकिन सामान्यता न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा नहीं करता है। न्यायालय उपधारणा तभी करता है जब इंडियन एविडेंस एक्ट खुद कहता है कि इस विशेष मामले में न्यायालय इस तथ्य की उपधारणा कर सकता है। ठीक है, तो वो एक अपवाद वाली स्थिति होगी। सामान्यतः न्यायालय उपधारणा या परिकल्पना या अनुमान पर नहीं चलते। ठीक, अगर कोई पक्षकार किसी तथ्य को प्रख्यात करता है तो उसे अपने तथ्य को साबित करना होगा। यहाँ पर ए कह रहा है कि साहब बी ने चोरी की है, तो ए को अपने तथ्य को साबित करना होगा कि बी ने चोरी की है। क्लियर? अच्छा, मान लो न्यायालय अगर इस तथ्य की उपधारणा कर ले तो चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि न्यायालय ने इस तथ्य की उपधारणा कर ली कि बी ने चोरी की है, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो ए है इसको फिर इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बी ने चोरी की है। समझे? न्यायालय ने अगर ये तथ्य कि बी ने चोरी की है, इस तथ्य की परिकल्पना कर ली, उपधारणा कर ली, मतलब इस तथ्य को मान लिया कि ये सही है, तो फिर क्या ए को इस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। जब न्यायालय खुद मान रहा है कि ये तथ्य सही है, मतलब तथ्य की उपधारणा कर रहा है, तो फिर ए को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी और जो ए है वो तथ्य के साबित करने के भार से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, न्यायालय उपधारणा तभी करता है जब कानून कहे, कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट कहे कि इस तथ्य की न्यायालय उपधारणा कर सकता है या कर सकेगा, तभी न्यायालय उपधारणा करेगा। सामान्यतः न्यायालय उपधारणा नहीं करता है। सामान्य नियम यही है कि जो पक्षकार किसी तथ्य को प्रख्यात करता है और उस तथ्य के आधार पर जजमेंट चाहता है, उसे अपने तथ्य को साबित करना होगा। ए कह रहा है कि बी ने चोरी की है, तो साबित करो कि बी ने चोरी की है, सबूत का भार आप पर है। लेकिन हाँ, अगर न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा मतलब प्रिजम्पशन अगर कर लेता है, तो फिर पक्षकार को अपने तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। पक्षकार साबित करने के भार यानी कि सबूत के भार से मुक्त हो जाता है। न्यायालय उपधारणा सामान्यता नहीं करते। न्यायालय उपधारणा तभी करते हैं जब इंडियन एविडेंस एक्ट कहे। ठीक, एक बात और, न्यायालय उपधारणा केवल तथ्य की करता है, कानून की कोई उपधारणा नहीं करता। क्लियर? चलिए, तो उपधारणा के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। अब हम उपधारणा के बारे में यानी कि प्रिजम्पशन के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं प्रीजम्पशन के बारे में। प्रीजम्पशन को हिंदी में उपधारणा या परिकल्पना कहा जाता है। अब हम उपधारणा के बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं आपको बता भी चुका हूं। देखिए, प्रत्येक तथ्य जिसके आधार पर कार्रवाई का एक पक्षकार जजमेंट चाहता है, तो उस पक्षकार को उस तथ्य को साबित करना होगा। अगर मैंने न्यायालय से यह कहा कि बी ने चोरी की है, बी को चोरी के लिए दंडित किया जाए, तो मुझे ये साबित करना होगा कि बी ने चोरी की है। ठीक है, लेकिन हाँ, उपधारणा इसका अपवाद है। अगर न्यायालय मेरे द्वारा कहे गए या प्रख्यात किए गए तथ्य की अगर उपधारणा कर लेता है, तो फिर मुझे अपने तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सामान्य नियम यही है कि अगर कोई पक्षकार किसी तथ्य के आधार पर जजमेंट चाहता है, तो उसे अपने द्वारा प्रख्यात किए गए तथ्य को साबित करना होगा। ये सामान्य नियम है। लेकिन हाँ, अगर न्यायालय तथ्य की उपधारणा कर लेता है,
तो वो एक अपवाद होगा। उस स्थिति में आपको अपने द्वारा कहे गए या प्रख्यात किए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, उपधारणा का मतलब क्या होता है? उपधारणा की कोई परिभाषा है कि नहीं है? तो इसका उत्तर ये है कि उपधारणा की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं है। उपधारणा को ना तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित किया गया है और ना ही किसी अन्य कानून में उपधारणा को परिभाषित किया गया है। लेकिन सामान्य अर्थों में उपधारणा का मतलब होता है कल्पना कर लेना या अनुमान लगा लेना। कहने का मतलब ये है कि जो नहीं है उसे मान लेना। ठीक है। जब न्यायालय किसी तथ्य का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या अनस्तित्व मानकर चलता है तो यह कहा जाता है कि न्यायालय ने उस तथ्य की उपधारणा कर ली है। मैंने न्यायालय के सामने एक तथ्य रखा तो उस तथ्य को मुझे साबित करना ही होगा। लेकिन हाँ, अगर न्यायालय उस तथ्य का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस अगर मान लेता है, मतलब न्यायालय मान लेता है कि जो मैं तथ्य कह रहा हूँ सही है, ठीक है, तो फिर मुझे उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। तब ऐसी स्थिति में ये कहा जाएगा कि न्यायालय ने उस तथ्य की उपधारणा कर ली है। ठीक है। तो उपधारणा का मतलब होता है कि जो नहीं है उसे मान लेना। ठीक है, कि ऐसा है। ठीक। तो उपधारणा का क्या मतलब होता है? उपधारणा का मतलब होता है कि जो नहीं है उसे मान लेना। अर्थात जब न्यायालय किसी तथ्य का अस्तित्व या अनिस्तित्व मान लेता है या मानकर चलता है तो ये कहा जाता है कि न्यायालय ने उस तथ्य की उपधारणा कर ली है। ठीक है। और जब न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर लेता है तो फिर उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो कोई आपसे पूछे कि उपधारणा का क्या मतलब होता है, कोई परिभाषा है, तो आप कहिएगा कि उपधारणा की कोई परिभाषा नहीं है। सामान्यतः उपधारणा का मतलब होता है जो नहीं है उसे मान लेना, मतलब कल्पना कर लेना या किसी चीज़ के बारे में या किसी तथ्य के बारे में अनुमान लगा लेना। ठीक, यह आपका जवाब होना चाहिए। एक बात और, न्यायालय जिस तथ्य की उपधारणा कर लेता है उस तथ्य को उपधारित तथ्य या प्रकल्पित तथ्य कहा जाता है। ठीक, न्यायालय जिस तथ्य की उपधारणा कर लेता है उस तथ्य को उपधारित तथ्य या प्रकल्पित तथ्य कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, जब न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर लेता है तो इसका लाभ पक्षकार को क्या मिलता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि जब न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर लेता है तो फिर पक्षकार को अपने उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। पक्षकार साबित करने के भार से मुक्त हो जाता है। लेकिन हाँ, जो विपक्षी है उसको ये अधिकार है कि वो ठोस सबूत लाकर न्यायालय द्वारा की गई उपधारणा को खंडित कर सकता है। देखिए, जब न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर लेता है तो बाध्य कार्रवाई का जो पक्षकार है उसको उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो पक्षकार है वो प्रारंभिक सिद्ध वार्ता यानी कि तथ्य को साबित करने का जो प्रारंभिक भार है उससे मुक्त हो जाता है, बच जाता है। क्लियर? लेकिन हाँ, जो विपक्षी है उसको ये अधिकार है कि वो न्यायालय में ठोस सबूत पेश करके न्यायालय द्वारा की गई उपधारणा को खंडित कर सकता है। तो कोई आपसे पूछे कि अगर न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर लेता है तो उसका लाभ पक्षकार को क्या मिलेगा? तो आप कहिएगा कि जब न्यायालय किसी तथ्य के बारे में
उपधारणा कर लेता है तो पक्षकार जिसने वो तथ्य न्यायालय के सामने रखा था या प्रख्यात किया था, उस पक्षकार को उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। पक्षकार इनिशियल वर्गन ऑफ प्रूफ यानी कि प्रारंभिक सिद्ध भारता मतलब साबित करने के भार से मुक्त हो जाता है। लेकिन जो विपक्षी है उसको यह अधिकार है कि वो न्यायालय में ठोस सबूत पेश करके न्यायालय द्वारा उस तथ्य के बारे में की गई उपधारणा को खंडित कर सकता है। अगला पॉइंट, ये पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, हमारे देश की जो न्यायालय हैं उनको न्याय की न्यायालय कहा जाता है क्योंकि वो न्याय करते हैं। क्या करते हैं? न्याय करते हैं, इसलिए उनको न्याय की न्यायालय कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश की न्यायालय जो भी न्याय करते हैं, हमारे देश की न्यायालय जो भी न्याय करते हैं वो कानून के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं। इसलिए हमारे देश के न्यायालयों को कानून के न्यायालय भी कहा जाता है, कानून की न्यायालय या विधि की न्यायालय। ठीक, तो हमारे देश के न्यायालयों को क्या कहा जाता है? न्याय की न्यायालय, क्योंकि वो न्याय करते हैं। क्योंकि वो जो भी न्याय करते हैं वो विधि के अनुसार करते हैं, कानून के अनुसार करते हैं। इसलिए हमारे देश के न्यायालयों को विधि यानी कि कानून के न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक, तो चौथा पॉइंट ये कहता है कि सामान्यतः जो हमारे देश के न्यायालय हैं यानी कि जो विधि के न्यायालय हैं या जो न्याय के न्यायालय हैं वो अनुमान या उपधारणाओं पर नहीं चलते। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे देश की न्यायालय जिनको न्याय के न्यायालय या विधि के न्यायालय कहा जाता है, ठीक है, हमारे देश की न्यायालय अनुमान या उपधारणाओं पर नहीं चलते हैं। ठीक, हमारे देश की न्यायालय साक्ष्य सामग्री पर चलते हैं, विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर चलते हैं। हमारे देश की न्यायालय अनुमान या उपधारणाओं पर नहीं चलती। लेकिन हाँ, अगर कानून खुद कह रहा है, कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर कानून खुद कह रहा है कि न्यायालय इस विशेष मामले में उपधारणा कर सकता है तो ठीक है, कर सकेगा। जब कानून खुद कह रहा है कि न्यायालय उपधारणा कर सकता है तो वो एक अपवाद वाली स्थिति होगी। उस स्थिति में न्यायालय उपधारणा कर सकता है यानी कि उपधारणा पर चल सकता है। लेकिन सामान्य नियम ये है कि हमारे देश की न्यायालय जिनको विधि की न्यायालय या न्याय की न्यायालय कहा जाता है वो उपधारणा या परिकल्पना या अनुमान पर नहीं चलते हैं। हमारे देश की न्यायालय साक्ष्य सामग्री और कानून पर चलते हैं। लेकिन कानून खुद कह रहा है, कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट खुद कह रहा है कि न्यायालय इस मामले में प्रिजम्पशन यानी कि उपधारणा कर सकते हैं तो ठीक है, वो एक अलग बात है, वो एक अपवाद वाली स्थिति है। उस स्थिति में न्यायालय उपधारणा कर सकते हैं। ठीक है, सामान्यतः न्यायालय अनुमान या उपधारणाओं पर नहीं चलते। लेकिन जब उपधारणा करना कानून विधि मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा ही अधिकृत है तो न्यायालय उपधारणा कर सकता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, सामान्यतः हमारे देश के न्यायालय अनुमान या परिकल्पना या उपधारणाओं पर नहीं चलते हैं। हमारे देश के न्यायालय साक्ष्य सामग्री पर चलते हैं, विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर चलते हैं। ठीक है, हमारे देश की न्यायालय परिकल्पना या उपधारणा पर नहीं चलते। लेकिन अगर कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट खुद कह रहा है कि न्यायालय परिकल्पना कर सकता है इस मामले में तो ठीक है, उस मामले में कर सकेगा, वो एक अपवाद है। अगला पॉइंट, उपधारणा संबंधी महत्वपूर्ण बातें। इसमें पहला पॉइंट देखिए, उपधारणा केवल तथ्य की होती है, विधि की नहीं। इसका मतलब ये है कि न्यायालय जो भी उपधारणा करेगा, न्यायालय जो भी
उपधारणा करेगा वो केवल तथ्य के बारे में करता है, कानून के बारे में न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करता है। यानी कि उपधारणा केवल तथ्य की होती है, कानून की कोई भी उपधारणा नहीं होती है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए। उपधारणा किसकी होती है? केवल तथ्य की होती है, कानून की न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करता है। यानी कि कानून के बारे में उपधारणा नहीं होती है, उपधारणा केवल तथ्य के बारे में होती है। ठीक। दूसरी बात देखिए, उपधारणा केवल तथ्य की होती है और तथ्य की उपधारणा तभी होती है जब 3 अपेक्षाएं पूरी हों। 3 अपेक्षाएं कौन कौन सी अपेक्षाएं? ये पहली ये है, दूसरी अपेक्षाएं ये है और तीसरी अपेक्षा ये है। मैं फिर से बोलता हूं कि उपधारणा केवल तथ्य की होती है, कानून की कोई उपधारणा नहीं होती है। तथ्य की उपधारणा न्यायालय तभी करता है या तथ्य की उपधारणा तभी होती है न्यायालय द्वारा जब ये 3 अपेक्षाएं पूरी हों, ये 3 शर्तें पूरी हों। अब ये 3 अपेक्षाएं या शर्तें कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। पहला, विधिक प्राधिकार, अथॉरिटी ऑफ लॉ। तथ्य की उपधारणा न्यायालय तभी करेगा जब उसे प्राधिकार हो कानून के तहत। कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा यानी कि प्रिजम्पशन तभी करेगा जब इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा उसे प्राधिकार मिला हो, प्राधिकृत किया गया हो। ठीक है। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा न्यायालय को उस तथ्य की उपधारणा के बारे में प्राधिकृत नहीं किया गया है तो न्यायालय उस तथ्य के बारे में कोई भी उपधारणा नहीं करेगा। ठीक। न्यायालय उपधारणा तभी करता है जब अथॉरिटी ऑफ लॉ हो। लॉ मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा न्यायालय को प्राधिकृत किया गया हो कि न्यायालय इस तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकता है तो न्यायालय उपधारणा करेगा, वरना नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट, अपेक्षित प्रारंभिक संवेदीय तथ्य। इन तथ्यों को आपको साबित करना होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जिस धारा के तहत तथ्य की परिकल्पना करने का न्यायालय को प्राधिकार मिला है तो उस धारा में जो अपेक्षित प्रारंभिक संवेदीय तथ्य हैं उन तथ्यों को आपको दिखाना होगा। पहले तो आप धारा दिखाएंगे कि न्यायालय को तथ्य की उपधारणा करने का विधिक प्राधिकार है। ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट की किस धारा के तहत प्राधिकार है वो धारा दिखाओ। ठीक है। यानी कि अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, आपने अथॉरिटी ऑफ लॉ दिखा दिया, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की वो धारा दिखा दी जिस धारा के तहत न्यायालय को तथ्य की उपधारणा करने का प्राधिकार है। ठीक है, आपने धारा दिखा दी। अब उस धारा में जो अपेक्षित प्रारंभिक संवेदीय तथ्य हैं उस धारा के, उनको साबित करो। ठीक। तीसरी शर्त यह है कि न्यायालय जिस तथ्य के बारे में उपधारणा कर रहा है, ठीक है, तो न्यायालय द्वारा की गई उपधारणा को विपक्षी द्वारा खंडित ना किया गया हो, असिद्ध ना किया गया हो। मान लो न्यायालय ने किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर ली, ठीक है, मैंने अथॉरिटी ऑफ लॉ यानी ये विधिक प्राधिकार भी दिखा दिया कि इस धारा में विधिक प्राधिकार है। ठीक है, उस धारा में जो अपेक्षित प्रारंभिक तथ्य हैं वो भी मैंने दिखा दिए। ठीक है, ठीक है, न्यायालय ने उपधारणा कर ली। ठीक है, करने ही जा रहा था, लेकिन जो विपक्षी है वो ठोस सामग्री ले आया और उसने न्यायालय द्वारा की गई उपधारणा को खंडित कर दिया, असिद्ध कर दिया, तो फिर न्यायालय को उपधारणा नहीं करेगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा उपधारणा करने के लिए ये 3 अपेक्षाएं जो हैं ये पूरी होनी चाहिए। पहला, विधिक प्राधिकार हो, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा के तहत तथ्य की उपधारणा करने का प्राधिकार मिला हो। दूसरा, जिस धारा के तहत प्राधिकार है तो उस धारा में जो अपेक्षित प्रारंभिक संवेदीय तथ्य हैं
उन तथ्यों को दर्शाओ, साबित करो। और तीसरी बात, न्यायालय जिस तथ्य के बारे में उपधारणा कर रहा है, ठीक है, तो न्यायालय द्वारा की गई उपधारणा को विपक्षी द्वारा खंडित ना किया गया हो, आसिद्ध ना किया गया हो, ठीक है। तो ये अगर 3 शर्तें पूरी हो जाती हैं तभी न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा करेगा या कर सकेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो न्यायालय है उपधारणा केवल तथ्य के बारे में करता है, कानून के बारे में न्यायालय कोई भी उपधारणा नहीं करता। दूसरी बात, न्यायालय उपधारणा तभी करता है जब ये 3 शर्तें पूरी हों। पहला, विधिक प्राधिकार हो, मतलब अथॉरिटी ऑफ लॉ, कानून के तहत प्राधिकार हो उपधारणा करने का। कानून मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। जब आप कोई तथ्य पेश करोगे और न्यायालय से कहोगे कि न्यायालय इस तथ्य के बारे में उपधारणा कर ले, तो न्यायालय पहला क्वेश्चन आपसे यही करेगा, क्या अथॉरिटी ऑफ लॉ है? आप कहोगे है, तो दिखाओ कहाँ है, इंडियन एविडेंस एक्ट की वो धारा दिखाओ जिस धारा के तहत आपको अथॉरिटी ऑफ लॉ है, तो आपको वो धारा दिखानी होगी, ठीक है, पहला। दूसरा, ठीक है, आपने धारा दिखा दी, तो उस धारा में जो अपेक्षित प्रारंभिक संविधि तथ्य हैं उनको साबित करो, उनको दर्शाओ, ठीक है, आपने ये भी कर दिया। तो तीसरी शर्त ये है कि विपक्षी द्वारा जो उपधारणा है उसको आसिद्ध ना किया गया हो, ठीक है। जो उपधारित तथ्य है जिसके बारे में न्यायालय ने उपधारणा कर ली है उसको विपक्षी द्वारा आसिद्ध ना किया गया हो, ये भी तीसरी शर्त है। तो ये 3 शर्तें पूरी होने पर ही न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा कर सकता है या कर सकेगा। अगला पॉइंट, जब न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो वे कौन से विधिक आधार हैं जिन आधारों पर न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा करता है। देखिए, पहला आधार मानवीय आचरण तथा मनोविज्ञान, दूसरा कारोबार तथा प्राकृतिक घटनाओं का सामान्य क्रम, तीसरा आधार है लोकनीति, शालीनता तथा नैतिकता, और चौथा आधार है समीचीनता तथा आवश्यकता। ये 4 विधिक आधार हैं, यानी कि कानूनी आधार हैं, जिन आधारों पर न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा करता है। दूसरा, उपधारणा के प्रकार। देखिए, उपधारणा 2 प्रकार की होती है, एक खंडनीय और दूसरा आपका अखंडनीय। खंडनीय उपधारणा वो उपधारणा होती है जिसे विपक्षी ठोस सबूत लाकर खंडित कर सकता है, लेकिन जो अखंडनीय उपधारणा होती है इसको खंडित नहीं किया जा सकता। जो खंडनीय उपधारणा है ये आपका 2 प्रकार की होती है। पहला, मे प्रज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। दूसरा, सेल प्रज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा, ठीक। जो अखंडनीय उपधारणा है इसको निश्चयक सबूत कहा जाता है और इसको विपक्षी ठोस सबूत लाकर इसको खंडित नहीं कर सकता, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको 2 चीज़ बताई। पहला, जब न्यायालय किसी तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो उपधारणा करने के जो विधिक आधार हैं वो 4 होते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। दूसरा, मैंने आपको बताया उपधारणा के प्रकार। तो उपधारणा 2 प्रकार की होती है, खंडनीय और अखंडनीय। खंडनीय उपधारणा 2 प्रकार की होती है, एक आपका मे प्रज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा, और दूसरा आपका सेल प्रज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा। जो अखंडनीय उपधारणा है ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ इसको बोलते हैं, ये निश्चायक होती है, निश्चायक सबूत, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। जबकि जो खंडनीय उपधारणा है उसको विपक्षी ठोस सबूत लाकर खंडित कर सकता है, ठीक। तीसरा पॉइंट, प्रकल्पना अर्थात उपधारणा प्राधिकृत करने वाली विधिक भाषा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला, जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह है
उपबंधित है। तो उपबंधित है मतलब मे प्रज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है मतलब मे प्रज्यूम, इसमें न्यायालय के पास विवेक होता है, विवेक की शक्ति होती है कि वो तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर न्यायालय उपधारणा करता है तो पक्षकार को तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर न्यायालय तथ्य की उपधारणा नहीं करता है तो फिर न्यायालय कहेगा कि आप अपने तथ्य को साबित करो, सबूत की मांग करेगा। ठीक है। तो जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है मतलब मे प्रज्यूम। ठीक है, उपधारणा कर सकेगा मे प्रज्यूम। मे प्रज्यूम में क्या होता है? मे प्रज्यूम में न्यायालय के पास विवेक होता है, विवेक की शक्ति होती है कि वो तथ्य के बारे में उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर न्यायालय उपधारणा करता है तो तथ्य को साबित मान लेगा और पक्षकारों को तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक। अगर न्यायालय उपधारणा नहीं करता है तो फिर सबूत की मांग करेगा और कहेगा कि तथ्य को साबित करो। ठीक। एक बात और, अगर न्यायालय उपधारणा करता है तो जो विपक्षी है उसको ये अधिकार है कि वो ठोस सबूत लाकर न्यायालय द्वारा की गई तथ्य के बारे में जो उपधारणा है उसको खंडित कर सकता है। ठीक। चलिए दूसरा, जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है। निर्देशित है मतलब सेल्फ प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा करेगा। सेल्फ प्रिज्यूम मतलब उपधारणा करेगा, मतलब न्यायालय को यहाँ पर कोई विवेक की शक्ति नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है न्यायालय के पास। न्यायालय को तथ्य के बारे में उपधारणा करनी ही पड़ेगी। लिखा नहीं है निर्देशित है, निर्देश है कि उपधारणा करोगे, तो न्यायालय को तथ्य के बारे में उपधारणा करनी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसमें भी विपक्षी को यह अधिकार है कि विपक्षी ठोस सबूत लाकर न्यायालय द्वारा तथ्य के बारे में की गई उपधारणा को खंडित कर सकता है। ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया पहला, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है। उपबंधित है मतलब मे प्रज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। यहाँ पर न्यायालय के पास विवेक होता है, उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों ही बातें हैं। कर सकेगा मे प्रज्यूम, मे प्रज्यूम में शामिल होता है मे नॉट प्रज्यूम। उपधारणा कर सकेगा मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर करेगा तो पक्षकार को तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा। अगर न्यायालय उपधारणा नहीं करता है तो कहेगा पक्षकार से कि अपने तथ्य को साबित करो, सबूत की मांग करेगा। ठीक है। और इसमें जो विपक्षी है उसको यह अधिकार होता है कि न्यायालय अगर तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो विपक्षी ठोस सबूत लाकर उपधारणा को खंडित कर सकता है। ठीक है। यानी कि जो मे प्रज्यूम है ये खंडनीय उपधारणा है। ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया कि जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है। निर्देशित है मतलब सेल्फ प्रिज्यूम, मतलब उपधारणा करेगा। ठीक है। सेल्फ प्रिज्यूम में न्यायालय को तथ्य के बारे में उपधारणा करनी ही पड़ेगी। न्यायालय के पास कोई विवेक नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, नहीं, करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इसमें भी विपक्षी को यह अधिकार है कि विपक्षी ठोस सबूत लाकर न्यायालय द्वारा की गई तथ्य के बारे में जो उपधारणा है उसको खंडित कर सकता है। यानी कि सेल्फ प्रिज्यूम भी खंडनीय उपधारणा है। क्लियर? अब आते हैं तीसरी में, जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह घोषित है। तो घोषित है मतलब कंक्लूसिव प्रूफ, यानी कि निश्चायक सबूत। इसका मतलब यह है कि देखो ये तथ्य है कोई एफ, इस तथ्य को अगर मैं साबित कर दूं तो ये जो तथ्य है इसको साबित मान लिया जाएगा।
तो चलो मैंने इस तथ्य को साबित कर दिया, इस तथ्य को मैंने साबित कर दिया, तो ये जो तथ्य है ये स्वतः साबित मान लिया जाएगा। ठीक है, और फिर इस तथ्य को नासाबित करने के लिए या असिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य, कोई भी सबूत न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करेगा। विपक्षी कितना भी सबूत पेश करता रहे, कितनी भी साक्ष्य सामग्री ले आए, लेकिन न्यायालय किसी भी सबूत को, किसी भी साक्ष्य सामग्री को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तथ्य को असिद्ध करने के लिए या नासाबित करने के लिए। ठीक है, जब इस तथ्य को साबित कर दूं, अगर मैं इस तथ्य को साबित कर दूं तो ये तथ्य साबित मान लिया जाएगा। ठीक है, मैं अगर इस तथ्य को साबित कर दूं तो ये तथ्य साबित मान लिया जाएगा, और फिर इस तथ्य को नासाबित करने के लिए या असिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे बोलते हैं निश्चायक सबूत। ठीक है, और ये जो होता है ये अखंडनीय उपधारणा होती है। निश्चायक सबूत जो होती है ये अखंडनीय उपधारणा होती है, क्योंकि इसमें न्यायालय तथ्य को नासाबित करने के लिए या असिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य या कोई भी सबूत स्वीकार नहीं करता है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया, पहला, जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है, उपबंधित है मतलब मे प्रिज्यूम, मे प्रिज्यूम में न्यायालय के पास ऑप्शन होता है, वो तथ्य के बारे में प्रकल्पना अर्थात उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। करता है, अगर उपधारणा करता है तो फिर तथ्य को साबित मानेगा, अगर उपधारणा नहीं करता है तो फिर सबूत की मांग करेगा। दूसरा, जहां कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा यह निर्देशित है, अब निर्देशित है मतलब डायरेक्शन है, तो फिर तथ्य की उपधारणा तो करनी पड़ेगी न्यायालय को। ठीक है, और फिर न्यायालय अगर तथ्य की उपधारणा करेगा, ठीक है, लेकिन विपक्षी को यह अधिकार है वो खंडित कर सकता है, खंडित कर सकता है ठोस सबूत लाकर। ठीक है, लेकिन जो सेल्फ प्रिज्यूम है इसमें ऑप्शन नहीं होता न्यायालय के पास में, डिस्क्रिशन नहीं होता, विवेक नहीं होता कि वो उपधारणा करेगा कि नहीं करेगा, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम ये दोनों ही खंडनीय उपधारणा होती हैं। विपक्षी ठोस सबूत लाकर न्यायालय द्वारा की गई उपधारणा को खंडित कर सकता है। तीसरा है आपका, जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह घोषित है। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ यानी कि निश्चायक सबूत। ठीक है, ये आपका अखंडनीय होती है। जो कंक्लूसिव प्रूफ है ये अखंडनीय उपधारणा होती है। न्यायालय इसमें कोई भी जो सबूत है जो ना साबित करने के लिए पेश किया गया है उसको स्वीकार नहीं करता है, ये अखंडनीय है। ठीक है, अगर एक तथ्य मैंने साबित कर दिया तो न्यायालय दूसरे तथ्य को स्वतः सिद्ध मान लेगा, और फिर उस दूसरे तथ्य को ना साबित करने के लिए या असिद्ध करने के लिए कोई भी साक्ष्य सामग्री विपक्षी द्वारा पेश करने पर स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि ये अखंडनीय उपधारणा है, कंक्लूसिव प्रूफ। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट, ये चौथा पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं, न्यायालय द्वारा उपधारणा करने या ना करने के परिणाम। मतलब न्यायालय अगर किसी तथ्य के बारे में उपधारणा करता है तो क्या परिणाम होंगे, अगर तथ्य के बारे में उपधारणा नहीं करता है तो क्या परिणाम होंगे। तो ये चौथा पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, पहला, मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा। तो मे प्रिज्यूम में क्या होता है, न्यायालय के पास विवेक होता है, वो उपधारणा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर करता है तो तथ्य को साबित मानेगा, अगर नहीं करता है तो कहेगा भी साबित करो, सबूत की मांग करेगा। ठीक है, और जो मे प्रिज्यूम होता है ये खंडनीय उपधारणा होती है। अगर न्यायालय तथ्य की उपधारणा करता है तो विपक्षी को यह अधिकार होता है कि वो ठोस सबूत लाकर न्यायालय द्वारा की गई तथ्य के संबंध में उपधारणा को खंडित कर सकता है। दूसरा, सेल्फ प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा करेगा। देखिए, जो सेल्फ प्रिज्यूम की जो उपधारणा होती है ये आज्ञापक होती है, मतलब इसमें न्यायालय के पास कोई विवेक या ऑप्शन नहीं होता है कि वो उपधारणा करे कि नहीं करे।
ठीक है। इसमें न्यायालय को उपधारणा तथ्य के बारे में करनी ही पड़ती है, न्यायालय को उपधारणा करनी ही पड़ती है। सेल्फ प्रिज्यूम है ना, डायरेक्शन होता है इसमें, ठीक है। तो न्यायालय को तथ्य के बारे में उपधारणा करनी ही पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये भी जो है खंडनीय उपधारणा होती है, सेल्फ प्रिज्यूम भी खंडनीय होती है, ठीक है। जो विपक्षी है उसको यह अधिकार होता है कि वो ठोस सबूत लाकर न्यायालय द्वारा की गई उपधारणा को खंडित कर सकता है। तीसरा है निश्चायक सबूत यानी कि कंक्लूसिव प्रूफ। ये जो उपधारणा होती है ये घोषणात्मक होती है। एक तथ्य तुम साबित कर दो तो जो दूसरा तथ्य है वो साबित मान लिया जाएगा स्वतः, और फिर उस दूसरे तथ्य को ना साबित करने के लिए या असिद्ध करने के लिए विपक्षी द्वारा कोई भी ठोस सबूत पेश करने पर उस सबूत को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो निश्चायक सबूत की जो उपधारणा होती है ये अंतिम होती है, मतलब अखंडनीय होती है। विपक्षी कितना भी सबूत पेश करे न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। विपक्षी कितना भी चिल्लाता रहे कि सर मेरे पास बहुत ठोस सामग्री है, ठोस सबूत है, मैं उस उपधारणा को खंडित कर सकता हूँ, न्यायालय कहेगा नो, हम कोई भी एविडेंस स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अखंडनीय उपधारणा है। एक तथ्य साबित कर दोगे तो दूसरे तथ्य को स्वतः साबित मान लिया जाएगा, और फिर उस दूसरे तथ्य को ना साबित करने के लिए या असिद्ध करने के लिए कोई भी सबूत स्वीकार न्यायालय नहीं करेगा। अखंडनीय उपधारणा है, निश्चायक सबूत कंक्लूसिव है, ठीक। तो जो मे प्रिज्यूम और जो सेल्फ प्रिज्यूम की जो उपधारणा है, ठीक है, मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम ये तो आपकी खंडनीय है, और निश्चायक सबूत ये आपकी अखंडनीय उपधारणा है। क्लियर? ये लेक्चर उपधारणा यानी कि प्रकल्पना या प्रिजम्पशन से संबंधित था। इस लेक्चर में मैंने आपको उपधारणा संबंधी सभी बेसिक बातें आपको बता दी हैं। अगले लेक्चर्स में मैं आपको मे प्रिज्यूम यानी कि उपधारणा कर सकेगा, सेल्फ प्रिज्यूम उपधारणा करेगा, और तीसरा कंक्लूसिव प्रूफ निश्चायक सबूत, इन तीनों के बारे में हम अगले लेक्चर्स में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।